हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने कल लास्ट कोशिका के अंगकों की बात कर रहे थे और उसमें हमने लास्ट सेशन पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है और इसके अंदर जो ऊर्जा निर्मित होती है वो एटीपी के रूप में होती है। और एटीपी को, क्योंकि एटीपी ही ऊर्जा के रूप में जिस भाग को, जिस स्थान पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ देने का कार्य किया जाता है, इसीलिए एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। इसी के साथ हमने बताया था कि जो स्तनधारी होते हैं उन स्तनधारियों में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, लेकिन अपवाद है इसका ऊंट और लामा, क्योंकि ऊंट और लामा की आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसका कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी थी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है राइबोसोम। राइबोसोम देखिएगा, राइबोसोम ये कोशिका है, ये केंद्रक है और ये केंद्रिका है। इसके अंदर ये क्रोमेटिन है और यहाँ भरा होता है द्रव, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं या केंद्रक द्रव्य भी कहा जाता है। और यहाँ पर हमने बात करी थी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और ये होता है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडीज, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। जबकि हम बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक का एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है कि इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। कोशिका के केंद्रक के अंदर कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, देखिएगा। और इन्हीं छिद्रों से जब राइबोसोम निर्मित होते हैं तो वो इन छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ एक परिवहन नलिका है जिसका नाम है ईआर, और इसी ईआर से ये बाहर कोशिका के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। यदि हम इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें, हम केंद्रक की बात करें, तो इस केंद्रक का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। देखिएगा, ये केंद्रक है और ये इसके ऊपर मौजूद ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये केंद्रक जो होता है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो केंद्रक के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन्हीं छिद्रों से जब केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है तो राइबोसोम इन छिद्रों से होते हुए इस बीच वाले स्पेस में पहुंच जाते हैं। इसको कहा जाता है न्यूक्लियो स्पेस या केंद्रकीय स्थान, परिकेंद्रीय स्थान, इसको कहा जाता है परिकेंद्रीय स्थान। ये जो पार्ट है केंद्रक की बाहरी झिल्ली और केंद्रक की भीतरी झिल्ली के मध्य स्थान को परिकेंद्रीय स्थान कहा जाता है, और इसी परिकेंद्रीय स्थान में ये राइबोसोम इस केंद्रिका के द्वारा निर्मित होकर बाहर पहुंच जाते हैं और यहां से होते हुए इस ईआर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और इसके बाहर होता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार ये केंद्रक के द्वारा निर्मित होते हैं, केंद्रिका के द्वारा निर्मित होते हैं और केंद्रिका के द्वारा निर्मित होकर केंद्रक में पहुंच जाते हैं और केंद्रक से साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिएगा, राइबोसोम की सबसे पहले खोज करी थी जीई पैलेडे ने, और राइबोसोम की सबसे पहले खोज करी थी जीई पैलेडे ने सन 1950 में। राइबोसोम एक गोलाकार डमरू का आकार का या सघन सूक्ष्म कण है जिसका आकार लगभग 140 से 160 माइक्रोमीटर
160 माइक्रोमीटर भी होता है, 160 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। ये राइबोसोम का कुछ स्ट्रक्चर बताया गया है, जिसकी ये बड़ी संरचना को लार्ज सब यूनिट कहा जाता है और छोटी संरचना को स्मॉल सब यूनिट कहा जाता है। यही संरचना राइबोसोम कहलाती है। तो देखिएगा यहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि राइबोसोम का निर्माण कहां होता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका यानी न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। ये जो पार्ट है, ये जो सेंटर में केंद्रक के अंदर मौजूद जो पार्ट है, इसको कहा जाता है केंद्रिका, और इसी केंद्रिका के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है। अब राइबोसोम बना किसका होता है, तो राइबोसोम आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक प्रकार की शर्करा है और इसी शर्करा का एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम का निर्माण आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होता है और इसका मुख्य कार्य, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण करना होता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, कोशिका के अंदर किसके द्वारा किया जाता है, या कहें कि राइबोसोम कोशिका में क्या कार्य करता है, तो राइबोसोम का कार्य कोशिका में प्रोटीन निर्माण करना होता है। और क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण करने का काम करती है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम की फैक्ट्री कोशिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है केंद्रिका को, जबकि राइबोसोम को कहा जाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। अब देखिएगा राइबोसोम कितने प्रकार, यहां पर एक बात करते हैं, राइबोसोम जो केंद्रक के द्वारा निर्मित होते हैं और कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, तो हमने उसकी बात करी कि आरएनए के द्वारा बना होता है। उस आरएनए में एक फैक्ट की बात करते हैं, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, या कौन सा आरएनए सर्वाधिक पाया जाता है, या सबसे छोटा आरएनए कौन सा है। तो देखिएगा 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, एक होता है आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए और एक होता है टीआरएनए। आरआरएनए लगभग 80% ऑफ आरएनए का पार्ट होता है, यानी 80% आरएनए आरआरएनए होता है। इसका मुख्य कार्य राइबोसोम को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना होता है, यानी राइबोसोम को स्ट्रक्चरल सरफेस या हार्डनेस प्रोवाइड कराने का काम, मजबूती प्रोवाइड कराने का काम किसका है, तो वो आरआरएनए का है। और क्योंकि ये स्ट्रक्चरल हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, मजबूती प्रदान करने का काम करता है, इसीलिए ये सबसे अधिक पाया जाता है। तो 80% आरएनए आरआरएनए होता है। जबकि एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए सूचनाओं को संग्रहित डीएनए में संग्रहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर लाने का काम करता है, यानी जिस स्थान पर प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, वहां पर जिस स्थान पर डीएनए में संग्रहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के, देखिएगा टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा आरएनए की बात करते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आरआरएनए, एक होता है एमआरएनए और एक होता है टीआरएनए। आरआरएनए लगभग 80% आरएनए का सबसे अधिक पार्ट होता है, यानी जितने भी आरएनए पाए जाते हैं उन आरएनए में सर्वाधिक आरआरएनए होता है। और इसका मुख्य कार्य राइबोसोम को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करने का होता है। जबकि दूसरा आरएनए होता है एमआरएनए, और एमआरएनए डीएनए में संग्रहित सूचनाओं वाले स्थान पर
सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर लाने का कार्य किया जाता है mRNA के द्वारा। और तीसरा tRNA। tRNA सबसे छोटा RNA होता है जो अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान पर लेकर आता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के RNA हमारे राइबोसोम का निर्माण करने का काम करते हैं और इनमें सर्वाधिक rRNA होता है और सबसे छोटा RNA या सबसे कम मात्रा में RNA tRNA होता है। इसके बाद देखिएगा, राइबोसोम के 2 यूनिट को जुड़ने में मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राइबोसोम की 2 यूनिट को जुड़ने में, कनेक्ट होने में कितने मैग्नीशियम किस धातु की आवश्यकता होगी, तो याद रखिए मैग्नीशियम धातु की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। तो देखिएगा, ये गोल्जी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बताया गया है। गोल्जी बॉडीज में ये कुछ फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कुछ इस प्रकार के फोल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो पैरेलल में एक दूसरे के ऊपर स्थापित रहते हैं। देखिए, ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर ये आपस में एक दूसरे के समांतर स्थापित है और इन्हीं समांतर स्थापित पैरेलल स्ट्रक्चर को सिस्टर्न या कुंडिका कहा जाता है। कुंडिका, ये पैरेलल फोल्डेड स्ट्रक्चर जो गोल्जी बॉडी में मौजूद हैं उन्हें कहा जाता है सिस्टर्न या कुंडिका। और इनके द्वारा देखिएगा, इन्हीं के द्वारा गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन निर्मित हुआ है उन प्रोटीन को कोशिका या जिस स्थान पर प्रोटीन की आवश्यकता है वहां पहुंचाने का कार्य करना। क्योंकि जिस स्थान पर प्रोटीन की आवश्यकता होगी, गोल्जी काय राइबोसोम द्वारा निर्मित होने वाले प्रोटीन की पैकिंग करके उसे निश्चित स्थान पर भेजने का काम करता है। यानी यूं कहें, जिस प्रकार ट्रैफिक इंस्पेक्टर या ट्रैफिक मैनेजर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है, उसी प्रकार हमारे भीतर गोल्जी काय प्रोटीन को मैनेज करने का काम करता है। प्रोटीन की जिस स्थान पर कमी हो या जिस स्थान पर आवश्यकता हो वहां भेजने का कार्य करता है। इसीलिए गोल्जी काय को कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर या ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। तो देखिएगा, गोल्जी काय की बात करते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसका सबसे पहले खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने सन 1998 में इसकी खोज करी थी। गोल्जी काय एक मेम्ब्रेन वेसिकल है, यानी झिल्ली युक्त थैलीनुमा संरचना है। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसे ही कहा जाता है झिल्ली युक्त संरचना। तो ये झिल्ली युक्त संरचना है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर में स्थापित रहती है, यानी ये पैरेलल में कुछ इस प्रकार स्थापित रहती है जिसे कुंडिका या सिस्टर्न कहा जाता है। तो यही है कुंडिका। ये पैरेलल स्ट्रक्चर, फोल्डिंग स्ट्रक्चर जो कहलाते हैं, जो होते हैं, इन्हें सिस्टर्न या कुंडिका कहा जाता है। अब इसके कार्यों की बात करें तो कार्य ईआर से स्त्रावित होने वाले। देखिएगा, ईआर से क्यों बोला, क्योंकि जब राइबोसोम केंद्रक से बाहर निकलता है तो यहां पर ईआर मौजूद है और हम आगे देखेंगे ईआर के इस स्थान पर एक डॉटेड स्ट्रक्चर या डॉटेड संरचना मौजूद होती है। ये डॉटेड स्ट्रक्चर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही होती है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम एकत्रित हो जाता है और यहीं से प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करता है। इसीलिए ईआर द्वारा निर्मित होने वाले प्रोटीन को, याद रखिएगा, ईआर द्वारा निर्मित होने वाले प्रोटीन को या स्त्रावित होने वाले प्रोटीन को कलेक्ट करके ये कोशिका से बाहर भेजने का कार्य गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। यानी गोल्जी काय ही कोशिका से बाहर प्रोटीन को विभिन्न स्थानों पर भेजने का कार्य करता है। इसीलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक इंस्पेक्टर या ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इसका सेकंड कार्य लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करना होता है। यानी लाइसोसोम में जो एंजाइम भरा होता है, लाइसोसोम में एक
पीएच की बात करें तो 5 पीएच का एंजाइम भरा होता है, यानी एक पदार्थ, विशेष प्रकार का पदार्थ भरा होता है जिसकी एसिडिक या अम्लीय प्रवृत्ति होती है, और यही 5 पीएच वाले 5 पीएच वाले पदार्थ का निर्माण, पदार्थ को लाइसोसोम में भरा होता है, उसका निर्माण करने का कार्य गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। यानी ये लाइसोसोम के भीतर भरे पदार्थ को निर्माण करने का काम भी गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। अब यहां पर एक विशेष चीज याद रखिएगा, जंतुओं में गोल्जी काय को गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, परंतु पादपों के अंदर गोल्जी काय को गोल्जी काय नहीं कहा जाता है। इसे एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसे डिक्टायोसोम कहते हैं या जालिकाय कहते हैं। तो प्लांट्स में मौजूद गोल्जी बॉडी को डिक्टायोसोम के नाम से जाना जाता है। यानी इसका वहां हम जंतुओं की बात करेंगे तो जंतुओं में इसका नाम गोल्जी काय होगा, जबकि पादपों की बात करेंगे तो पादपों में गोल्जी काय का नाम डिक्टायोसोम कहलाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि ब्लैक रिएक्शन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ब्लैक रिएक्शन गोल्जी काय की खोज से संबंधित है, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गोल्जी काय की खोज करी, कैमिलो गोल्जी। उन्होंने जब गोल्जी काय की खोज करी तो उन्होंने जो जीव जंतु हैं उनके तंत्र पर एक घोल का प्रयोग किया, और उस घोल का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, यानी डाइल्यूट AgNO3 के घोल का उन्होंने प्रयोग किया, जिससे कोशिका के विभिन्न अंगों की खोज करने की कोशिश करी। यानी उन्होंने उस घोल को उन जंतुओं के शरीर में, जीवों के शरीर में संचरित कराया, और जिस जिस स्थान पर गया उन्होंने उन अंगों को प्रदर्शित करा, और उसी के द्वारा इस गोल्जी काय की खोज हुई। और क्योंकि इसमें उन जीवों की जान चली जाती थी, इसीलिए इसे नाम दिया गया ब्लैक रिएक्शन, और ये उन अंगों को क्लियरली विजुअल कर देता था, इसीलिए ये कहलाती है ब्लैक रिएक्शन। तो ब्लैक रिएक्शन किसे कहा जाता है, तो कैमिलो गोल्जी ने AgNO3 के घोल का उपयोग करके सेल की ब्रांचेज या शाखाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया, जिसे ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने बात करी गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या है? गोल्जी काय, कैमिलो गोल्जी इसके खोज करता है। गोल्जी काय जो राइबोसोम द्वारा निर्मित प्रोटीन है, उस प्रोटीन को कोशिका या कोशिका के बाहर अन्य स्थानों तक भेजने का काम गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। ये उसकी विशेष प्रकार की, उस प्रोटीन की विशेष प्रकार की पैकिंग कर देता है, और उसी पैकिंग को बाहर भेजने का कार्य किया जाता है। इसीलिए इसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर या ट्रैफिक मैनेजर भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ गोल्जी काय लाइसोसोम का निर्माण करने का काम करता है, और पादपों में गोल्जी काय को डिक्टायोसोम के नाम से जाना जाता है। और ब्लैक रिएक्शन गोल्जी काय की खोज से संबंधित है, और इसमें AgNO3 के घोल का प्रयोग किया गया है। ये कुछ क्वेश्चन हैं इससे संबंधित, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिएगा, हमने अभी बात करी थी लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये केवल जंतु कोशिकाओं में ही भरा होता है, यानी एनिमल सेल में ही पाया जाता है। प्लांट सेल में लाइसोसोम मौजूद नहीं होता है। अब एनिमल सेल में इसका क्या कार्य होता है, तो देखिएगा हमारे शरीर में कई ऐसी कोशिकाएं हैं जो दिन प्रतिदिन निर्मित होती है और दिन प्रतिदिन टूटती रहती हैं। तो कई कोशिकाएं शरीर में क्षतिग्रस्त होती हैं, और एक ही समय में जब अनेक कोशिकाएं हमारे शरीर में क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, तो क्षतिग्रस्त हो जाने के पश्चात उन कोशिकाओं का अगर शरीर में अपघटन ना हो, यानी वो कोशिकाएं शरीर से समाप्त ना हो, तो हमारा शरीर एक डंप यार्ड बन जाएगा। यानी वो कोशिकाएं वेस्ट होकर, खराब होकर, क्षतिग्रस्त होकर हमारे शरीर में एकत्रित होती चली जाएंगी, और हो सकता है उससे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान हो। और उसी नुकसान से बचाने के लिए लाइसोसोम नामक पदार्थ पाया जाता है। लाइसोसोम नामक पार्ट अंगक होता है जिसके अंदर विशेष एंजाइम भरा होता है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की क्लीनिंग करने का काम करता है। इसीलिए इसे कोशिका का सफाई
कर्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोशिका को, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को समाप्त करने का कार्य या क्लियर करने का कार्य हमारे लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। तो देखिएगा, लाइसोसोम के खोजकर्ता थे डी डुवे और 1974 में लाइसोसोम की खोज की गई। लाइसोसोम में पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है, एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरा होता है जो कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर स्वयं फट जाता है। यह एक लाइसोसोम है, इसके अंदर एक एंजाइम भरा है जो प्रोटीन से बना होता है। एंजाइम में कई प्रोटीन शर्कराएं मौजूद होती हैं, वो प्रोटीन से भरा ये पदार्थ है, और जब वो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो उस समय ये लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाएगा, स्वतः ही फट जाएगा, और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन संपूर्ण कोशिका के अंदर फैल जाएगा और उस कोशिका को पचा डालेगा। इसी प्रकार वो कोशिका उस स्थान से समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इसे कोशिका को क्लीनिंग करता भी, सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो देखिएगा, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है जो कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर स्वयं फट जाता है और अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है। अतः लाइसोसोम को डाइजेस्टिव या सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। पाचन या सुसाइड, आत्मघाती थैली, कोशिका की पाचक थैली या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि ये उस स्थान से कोशिका को समाप्त करने का काम करता है जो कोशिका पूर्णतः खराब हो चुकी है या मृत हो चुकी है। अब देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि ये जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसका पीएच कितना होता है? तो याद रखिएगा, इसका पीएच 5 होता है, यानी ये अम्लीय प्रकृति का पदार्थ है। ये लाइसोसोम के भीतर भरा पदार्थ 5 पीएच वाला होता है, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और इसका निर्माण 4 पदार्थों से होता है, जिन्हें प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज और फास्फेटेज, ये 4 पदार्थ मिलकर राइबोसोम के अंदर भरे पाचक एंजाइम का निर्माण करने का काम करता है। तो याद रखिएगा, कौन सा पदार्थ, इस पर क्वेश्चन बनता है, कौन सा पदार्थ राइबोसोम के, लाइसोसोम के भीतर नहीं मौजूद होता है? तो प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज और फास्फेटेज, ये 4 पदार्थ राइबोसोम के, लाइसोसोम के भीतर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कोशिका को मृत हो जाने पर सफाई करने या क्लीनिंग करने का काम या उसे उस स्थान से हटाने का काम लाइसोसोम के द्वारा किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर कोशिका के बाहर मौजूद होता है। कोशिका के बाहर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। ईआर की बात करें तो हमने बताया ईआर केंद्रक के बाहर, इस स्थान पर मौजूद होता है। ये ईआर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक के ऊपर की सतह पर पाया जाता है और ये फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। देखिए, ये कोशिका है
इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक वाला पार्ट है और इस केंद्रक वाले पार्ट में कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर में यहां पर डॉटेड पार्ट होता है, यानी कुछ कण मौजूद होते हैं। ये कण राइबोसोम होते हैं और क्योंकि राइबोसोम इस ईआर के इस हिस्से पर मौजूद हैं, इसीलिए इस हिस्से को कहा जाता है आरईआर और इस हिस्से को कहा जाता है एसईआर। अब हमने आपको बताया कि ये जो केंद्रक है ये दोहरी परत का बना है। दोहरी परत, एक भीतरी परत, एक भीतरी झिल्ली है केंद्रक की और एक बाहरी है, और इसके अंदर केंद्रिका मौजूद है। इसी केंद्रिका के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। ये राइबोसोम का निर्माण होता है और ये राइबोसोम इस स्थान से बाहर निकलकर ईआर में पहुंच जाते हैं और इसी ईआर से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। यानी हम कहें कि पदार्थों का आदान प्रदान केंद्रक और साइटोप्लाज्म के अंदर किसके द्वारा होता है, तो वो ईआर के द्वारा होता है, जो कि एक फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए इस ईआर को केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच का परिवहन नलिका भी कहा जाता है। यानी ईआर, अगर इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की बात करें तो ईआर केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म या कहें कोशिका द्रव्य दोनों के बीच परिवहन नलिका का कार्य करता है। यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके द्वारा संभव होता है, वो ईआर के द्वारा संभव होता है। अब देखिएगा, ईआर की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज क्लाउड और पोर्टर के द्वारा सन 1945 में की गई थी। ईआर साइटोप्लाज्म और केंद्रक के मध्य परिवहन नलिका का कार्य करता है। यानी परिवहन नलिका का कार्य ईआर के द्वारा किया जाता है। साइटोप्लाज्म और केंद्रक के बीच ईआर के द्वारा किया जाता है। सिस्टर्न ये यहां नहीं है, देखिएगा। सिस्टर्न हमने अभी बात करी थी, सिस्टर्न गोल्जी काय के ऊपर पाए जाते हैं। अब देखिएगा, कोशिका का कंकाल तंत्र अंतःस्त्रावी जालिका, देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज क्लाउड और पोर्टर के द्वारा की गई थी और ईआर साइटोप्लाज्म और केंद्रक के मध्य परिवहन नलिका का कार्य करता है। यानी एक ट्रांसपोर्टेशन चैनल के रूप में कार्य करता है, जो केंद्रक से पदार्थों को बाहर निकालकर साइटोप्लाज्म में पहुंचाने का कार्य करता है। ईआर का निर्माण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईआर का निर्माण किससे होता है, तो ईआर का निर्माण प्रोटीन और वसा के द्वारा होता है और सिस्टर्नो अंतःस्त्रावी जालिका में पाई जाती है। देखिएगा, यहां पर ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इन्हें सिस्टर्न भी कहा जाता है और ये सिस्टेर्नो ईआर के ऊपर पाई जाती है। यानी ये फोल्डेड स्ट्रक्चर सिस्टेर्नो है और ये ईआर में उपस्थित होती है। उसके बाद कोशिका का कंकाल तंत्र अंतःस्त्रावी जालिका का बना होता है। कोशिका का कंकाल तंत्र अंतःस्त्रावी जालिका का बना होता है, क्योंकि यही कोशिका में प्रोटीन को नियंत्रित करने का काम करता है। इसीलिए इसे अंतःस्त्रावी जालिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। फिर देखिएगा, ग्लाइकोजन का भंडारण अंतःस्त्रावी जालिका में होता है। हमें पता है, जब हम यकृत पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे ग्लाइकोजिनोसिस की। तो ग्लाइकोजिनोसिस यानी ग्लाइकोजन का भंडारण, जब ग्लाइकोजिनोसिस प्रक्रिया संभव होती है यानी ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, तो उस ग्लाइकोजन का स्टोरेज अंतःस्त्रावी कोशिका में अंतःस्त्रावी जालिका में ही किया जाता है। और ईआर दो प्रकार की होती है, एक होता है आरईआर या एक होता है स्मूथ ईआर,
एक होता है रफ यानी खुरदरी, यह है खुरदरी, खुरदरी अंतःस्रावी जालिका। और इस खुरदरी अंतःस्रावी जालिका में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और क्योंकि यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसीलिए इसे देखिएगा, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक एसईआर और एक आरईआर। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी, सॉरी यहां मिस्टेक है, यह होता है खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य या अंतःस्रावी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो देखिएगा, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये ईआर खुरदरी स्ट्रक्चर वाली होती है, यानी ये राइबोसोम मौजूद है इसकी संरचना के ऊपर, और इसी राइबोसोम के कारण यह जो डॉटेड संरचना प्रदर्शित की गई है, ये डॉटेड संरचना राइबोसोम की है, और इसी के कारण ईआर का ये पार्ट खुरदरा प्रदर्शित होता है, जिसके कारण इसका नाम रखा गया है आरईआर। तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये सतह खुरदरी होती है, और इसका कार्य, इसका विशेष कार्य होता है राइबोसोम से बने प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों में भेजने का काम करता है। यहीं पर राइबोसोम एकत्रित होता है और वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और वही प्रोटीन गोल्जी काय की हेल्प से अन्य भागों में भेजने को किया, अन्य भागों में भेजने को भेजा जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है एसईआर या स्मूथ ईआर या खुरदरी अंतःस्रावी जालिका, जिस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, यानी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसका मुख्य कार्य होता है वसा और लिपिड के अणुओं को बनाकर अन्य भागों में पहुंचाना। यानी अगर आपसे बात करें आरईआर का क्या कार्य है, तो आरईआर का कार्य राइबोसोम के द्वारा निर्मित होने वाले प्रोटीन को गोल्जी काय की सहायता से कोशिका के अन्य भागों में भेजना होता है, जबकि एसईआर का मुख्य कार्य वसा और लिपिड के अणुओं को बनाकर अन्य स्थान पर या कोशिका के अन्य भागों में भेजने का होता है। अब इसके अलावा एक विशेष कार्य और होता है एसईआर का, वो होता है, हमें पता है जब हम कोई भी दवाई ग्रहण करते हैं, कोई भी विषैला पदार्थ अगर हमारे शरीर में कोई जीव जंतु, कोई कीड़े मकोड़े या नॉनवेज कभी खाया हो, तो कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ पहुंच जाते हैं जो शरीर के लिए जहरीली प्रकृति के होते हैं, और वही जहरीली प्रकृति के पदार्थ अगर शरीर में किसी निश्चित संरचना के द्वारा ग्रहण न किए जाए, निश्चित मैकेनिज्म के द्वारा उपयोग न किए जाए, तो फिर वो हमारे शरीर में प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। तो वही प्रभाव को समाप्त करने का कार्य एसईआर के द्वारा किया जाता है। यानी दवाइयों में और अन्य भोजन में या किसी और पदार्थ में जो विषैले पदार्थ होते हैं, तो दवाओं और अन्य विषैले पदार्थों की विषाक्तता को ग्रहण करने का काम एसईआर के द्वारा किया जाता है, वो यकृत का होता है। तो याद रखिएगा, यकृत का एसईआर दवाओं और अन्य विषैले पदार्थों की विषाक्तता को कम करने का कार्य भी करता है। यह केवल स्पेशलिटी है कि ये यकृत का एसईआर ही कार्य करता है, और कोई कोशिका के एसईआर ये कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो हमने दो इंपॉर्टेंट कार्य पढ़े, आरईआर राइबोसोम द्वारा निर्मित होने वाले प्रोटीन को गोल्जी काय की सहायता से अन्य भागों तक भेजने को करता है, जबकि एसईआर वसा और लिपिड के अणुओं का निर्माण करता है, और वो उन्हें अन्य स्थानों पर भेजा जाता है एसईआर के द्वारा। जबकि दूसरा एक और एसईआर का कार्य है कि एसईआर दवाइयों या भोजन या अन्य पदार्थों में मौजूद विषैले पदार्थों की विषाक्तता को कम करता है, और ये स्पेशलिटी केवल यकृत के एसईआर में पाई जाती है। अन्य कोशिकाओं का एसईआर ये कार्य नहीं कर पाता है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो इस पर होगा वो इसके अन्य अंगों पर हम देखेंगे कि इसके अन्य अंग जो अब बचे हैं, यानी केंद्रक, केंद्रिका और इसके अलावा गुणसूत्र,
वो सब क्रोमेटिन, उन सब पार्ट के हम कार्यों की बात करेंगे। तो उन सभी के लिए ओके, इसके बाद अगला सेशन हम देखेंगे इसके आगे के और पार्ट्स की, और उनमें जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं और हमारी कोशिका के लिए कौन कौन से मुख्य रोल प्ले करते हैं। तो इसी के साथ कृष्णा एकेडमी ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसके आगे आने वाले पार्ट्स की और उनसे जुड़े क्वेश्चंस और उनके कार्यों की। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको इस सेशन से जुड़े किसी भी प्रकार के डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिए, हम उसे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ कृष्णा एकेडमी के अन्य वीडियोस और अन्य यूट्यूब कृष्णा एकेडमी के अन्य वीडियोस कृष्णा एकेडमी के, और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे। उसमें नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे इसके आने वाले पार्ट्स की और उनसे जुड़े क्वेश्चंस और कार्यों की। तब तक के लिए थैंक यू। और साथ ही साथ कृष्णा एकेडमी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेशन में ज़रूर लिख के दीजिए, ताकि हम उनके सजेशंस और सुझाव और आंसर्स को आपको उपलब्ध करा सके। और अगर किसी प्रकार के सॉल्यूशन या एक्सपेरिमेंटल की भी आवश्यकता हुई तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।